नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की। तुम लोगों को तो बताया था, कभी नहीं बताया था? किस बताया? हाँ, तुम आए नहीं हो, बताया था। सीपीसी के लेक्चर्स में ही कहीं एक बार मैं बताता हूँ मीन्स आंसर राइटिंग। हाँ। अच्छा अच्छा। सीपीसी के। हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा अच्छा, आई थी। ठीक है। आ, निधि, फिर भी बेटा करना तो चाहिए ही था। थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि मुझे टाइम मिलता है फ्राइडे सैटरडे में ही, तो इसीलिए मैं उस टाइम चेक करता हूँ। थोड़ा डिले हो जाता है उसमें। टेस्ट दिया करो। चलो देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने किया है, तुम्हारे लिए तो रिपीटिशन ही है, कुछ नया नहीं होगा। लेकिन नए स्टूडेंट ध्यान देना, मीन्स आंसर राइटिंग पहले की, मीन्स आंसर में लिखना क्या है उससे पहले जरा इंपॉर्टेंस समझो मीन्स की। ठीक है। जो लास्ट एग्जाम मैंने दिया था यूपी का, जहां पर मैंने मेंस भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था, वहां पर जो फाइनल कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू, दैट वाज 560। ठीक है। इसमें मेंस एंड इंटरव्यू दोनों था। और जो लड़की रैंक 1 आई थी, उसके मेंस में रैंक 1, उसके मेंस में कितने थे? 615। और उसके इंटरव्यू में थे 70। 685 थे उसके टोटल, जो रैंक 1 थी लड़की। ठीक है। ये सोचो कि अगर वो इंटरव्यू नहीं भी देने जाती तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता सिर्फ मेंस के बल पे। ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस। ठीक है। सिर्फ मेंस पर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। और मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है कि आप बॉटम 10 में रहोगे या टॉप 10 में रहोगे। ठीक है। बट मेंस ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है। अगर आपका मेंस अच्छा नहीं हुआ है, इंटरव्यू चाहे जितना भी अच्छा कर लो आप, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, इंटरव्यू बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है। इट कैन बी वेरी गुड और इट कैन ऑल्सो बी वेरी बैड। ठीक है। आपकी गलती ना भी हो सकता हो जजेस का जो पैनलिस्ट है उनका मूड ऑफ है और वो तुम्हें खराब मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू अगर अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। बट तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? मेंस है। मेंस तुम्हारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। तो पहली चीज हम लोग को क्या देखनी है कि मेंस ही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। देखो, प्रीलिम्स इज जस्ट अ पासिंग फेज। ठीक है। आपको बस क्लियर करना है, आपको टॉप पे नहीं रहना। अगर आप बस कट ऑफ के ऊपर हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। लेकिन मेंस में आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होगा। पहली चीज देखो, इंपॉर्टेंस समझने के बाद फर्स्ट थिंग कि क्वेश्चन आंसर जब हम लोग के होते हैं तो उसे हम लोग कैसे डील करते हैं। बिकॉज देखो, मेंस में और कोई लिमिटेशन हो ना हो, आपको 3 आवर्स की लिमिटेशन जरूर होगी मेंस में। ठीक है। अभी भी यूपी का हुआ है 23, 24, 25 को, उसमें भी 3 आवर्स के पेपर होते हैं और हर जगह 3 आवर्स का ही होगा मेंस। ठीक है। मेंस के 3 आवर्स को डील करने के लिए द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आएंगे, आपको 3 टाइप के आते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड्स, इट कैन बी 100 to 150 वर्ड्स, इट कैन बी 250 to 300 वर्ड्स, और ये होंगे 600 प्लस वर्ड्स। ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में होंगे। थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ऑल्दो आते हैं, सिर्फ दिल्ली वगैरह में जब सीआरपीसी का आप पेपर दोगे वहां पर आपको 600 प्लस वर्ड का आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बट हाँ 80% क्वेश्चंस जो होंगे वो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में होंगे। अब जो वो बनने लगा है, जो ट्रेंड अभी दिख रहा है कि वो एक बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो एक बड़े क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स पूछ लेते हैं, ABCD करके, और वो रहेंगे इसमें से या इसमें से। ठीक है। तो पहली चीज क्या करनी है? वर्ड लिमिट। ठीक है। वर्ड लिमिट पे आपको हमेशा ध्यान रखना है।
और वर्ड लिमिट पे अगर आपको ना ध्यान रहे, याद रखना जितने भी मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, वो मार्क्स जितने भी, चलो मान लो अगर 10 मार्क्स का है पेपर, तो आपको कई बार वर्ड लिमिट समझ नहीं आई कि 10 मार्क्स में मैं कितना लिखूं, ठीक है। जितने भी मार्क्स का पेपर हो उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 तो हमारे मार्क्स है और इंटू 25 करके ये हो गए 250 हमारी वर्ड लिमिट हो गई। जितने भी मार्क्स क्वेश्चन है आप उसे 25 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको अपनी वर्ड लिमिट समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ये अक्सर 5 to 7 मार्क्स, उससे ज़्यादा के नहीं होते। ये होते हैं 10 to 15 और ये होते हैं 20+, ठीक है। तो जितने भी मार्क्स हो आपको बस 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। हो सकती है, देखो इट डिपेंड्स आप कौन सा पेपर दे रहे हो। इट कैन बी यूपी और इट कैन बी राजस्थान। देखो यूपी का तुम लोगों को फॉर्मेट दिखाता हूं, इनफैक्ट राजस्थान का भी बहुत सिमिलर फॉर्मेट है। आ गया, देखो देखो मेंस की आंसर शीट यूपी में कैसी होती है। जो आंसर शीट होगी उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, ठीक है। और A4 साइज शीट में आप मार्जिन्स बनी होंगी और मार्जिन्स पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप वहां पर नहीं लिख सकते हो, अगर लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं इसके, ठीक है। और मार्क्स आपके इंडिकेटेड होते हैं और वर्ड्स भी इंडिकेटेड होते हैं वहां पर, ठीक है। अब आप जब ये आंसर लिखने जाओगे, एक पेज और ये दूसरा पेज और तीसरे पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, तो आपको स्पेस की लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। ये मत समझना कि जितना आता है वो सब लिख डालूंगा, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं होगी आपके पास, ठीक है। दिस हैपेंस इन यूपी एंड राजस्थान। यूपी में तो एग्जाम एग्जैक्टली यही फॉर्मेट रहता है। राजस्थान में क्या होता है, ये स्पेस की बजाय ये ब्लैंक स्पेस है, यहां पर लाइंस बनी आती हैं, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो पहला काम याद रखना कि बहुत ज्यादा लिखने के पीछे मत जाना, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी अ स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे। इसीलिए स्टिक टू द वर्ड लिमिट, जो भी आपकी वर्ड लिमिट है उसी पे रहो आप, उससे ज्यादा कभी मत जाना, ठीक है। तो मैं सीधा कंक्लूजन बता दूं, सीधा ही बता देता हूं कंक्लूजन ही। अभी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पहले वो देख लो, पहले वर्ड लिमिट देख लो, ठीक है। पहली चीज देखो, ध्यान दो, आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, पहली चीज, ठीक है। और आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन पेपर फिनिश करना, बिकॉज दिस इज इट सेल्फ अ वेरी बिग टास्क। इसको फिनिश करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। और देखना कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जैसे सॉरी अगर 100 and 150 वर्ड्स है, अगर मान लो 5 मार्क्स का है यहाँ पर, तो यू हैव टू फिनिश इट विथिन 7 to 8 मिनट्स। इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ पर। अगर 250 to 300 वर्ड्स है, इसके लिए यू मस्ट डू इट इन 350 to 400 वर्ड्स। सॉरी वर्ड्स कह रहा हूं, मिनट्स की बात करें, इसमें यू मस्ट डू इट इन 8 to 12 मिनट्स। 600 प्लस की वर्ड्स के लिए यू कैन टेक 15 मिनट्स प्लस। अरे आ रहे हैं, रुक जाओ मनीष। 15 मिनट्स प्लस, हाँ 20 मैक्सिमम, से ज्यादा मत लेना टाइम इसमें, ठीक है। पहली चीज आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पे टारगेट करना है कि ये मुझे इस वर्ड लिमिट में और इस टाइम लिमिट में कंप्लीट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट क्या होना चाहिए,
क्वेश्चन पेपर फिनिश करना, ठीक है। और ये इटसेल्फ अ टारगेट है। देखो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कुछ भी लिख देना, जो भी तुम्हें आता है, थोड़ा बहुत ही आता है। अगर मान लो, देखो अगर तुम छोड़ दोगे तो टीचर तुम्हें 0 तो दे ही रहा है। अगर लिख दोगे कुछ भी, मे बी वो 1 मार्क्स दे दे, मे बी वो 2 मार्क्स दे दे, वो कम से कम वो इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पेपर फिनिश करने का। और वो हम लोग कैसे अचीव करते हैं? इंडिविजुअल क्वेश्चंस को टैकल करके करते हैं, ठीक है। कभी भी देखो कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, वो 3 आवर्स की लिमिट तो होगी ही होगी उसमें, ठीक है। इसीलिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस को टारगेट करो कि ये मुझे इतनी देर में फिनिश कर देना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो क्वेश्चन पेपर चाहे जो भी हो, सब्जेक्टिव सॉरी सब्सटैंटिव लॉ का हो या फिर प्रोसीजरल लॉ का हो, डजंट मैटर, आपको ये वर्ड लिमिट और ये टाइम लिमिट पे स्टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब देखो इसमें जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। एक होंगे हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, दैट डिपेंड्स, और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट एग्जाम्स में शीट्स, रजनी, वो डिपेंड करती है बेटा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट प्रोबेबली 3। तो देखो 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट जो है वो ऐसे डिवाइड करता है कि 70% क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरी बेस्ड होंगे और 30% क्वेश्चंस जो होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एवरी अदर स्टेट एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली में ये ठीक उल्टा है। दिल्ली में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे 70%, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ओनली 30% है। तो ये बाकी सब स्टेट्स के लिए है, दिल्ली के लिए इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। दिल्ली में एप्लीकेशन बेस्ड 70% आएंगे और थ्योरी वाले 30% ही होंगे। मुनिष्का, तुम्हारी क्लास में मैंने दिखाया था ना दिल्ली का पेपर, है? दिखा दूं? पहले रुक तो जा, समझ तो लो क्या होता है। अभी तक देखा नहीं मैंने। तो मंगाओ, अच्छा देखो, ठीक है। देखो अब देखो, थ्योरी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड, दिल्ली में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, थ्योरी बेस्ड कम रहेंगे। बाकी से सब जगह थ्योरी बेस्ड ज्यादा रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड कम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कैसे हैंडल करना है, पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ ठीक है, पहले सबका जनरल बता दो फिर स्टेट स्पेसिफिक जाएंगे हम लोग। देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कितने लोग टीपीए में हैं यहाँ पर, राइट, और कितने लोगों ने में से सीपीसी पढ़ा है? ओके, टीपीए पढ़ रहे हैं, अच्छा स्टार्ट, पढ़ चुके हैं जितने लोग, कितने लोग हैं सीपीसी वाले? हैं 4-5 दिख रहे हैं। अब देखो तुम देखो टीपीए में जैसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर विच सर्कमस्टांसेस इट इज एप्लीकेबल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो होगा हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग 3 स्टेप में हैंडल करते हैं, ठीक है। नंबर 1 वुड बी द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या चीजें लिखते हैं, अगर हाँ जिस चीज पर वो बेस्ड है, बेस्ड अपॉन, जैसे अगर कोई प्रिंसिपल है
या फिर कोई मैक्सिम है या फिर कोई डॉक्ट्रिन है। हर प्रोविजन को इनैक्ट करने के पीछे एक पर्पस होता है, राइट। वो पर्पस बेस्ड होगा किसी न किसी प्रिंसिपल, मैक्सिम और डॉक्ट्रिन पे, ठीक है। तो पहले आपको वो कर देना है, जैसे अगर टीपीए में हम लोगों ने पढ़ा है नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे ऐसे ही, द प्रेजेंट प्रॉब्लम परसिस्ट टू द मैक्सिम ऑफ नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट, ठीक है। और अब यहीं पर आप प्रोविजन भी लिखोगे, ठीक है, जो भी हो, सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट। चलो देखो, जब भी एक्ट का नाम लिखोगे या कोड जो भी नाम लिखोगे, पहली बार जब लिखोगे तो पूरा नाम लिखोगे, ठीक है। सेक्शन दिस ऑफ, अगर मान लो मुझे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिखना है तो मैं पहली बार पूरा नाम लिखूंगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। ये लिखने के बाद ब्रैकेट में यहीं पर, हाँ, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग, वन इज हियर इन आफ्टर टीपीए, ठीक है। एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका है हियर इन आफ्टर की जगह आप लिखोगे फॉर ब्रेविटी, फॉर ब्रेविटी टीपीए। क्योंकि देखो आपको कई बार ये टर्म यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो आप पूरा पूरा हर बार नहीं लिखोगे, एक बार पूरा लिख करके और वही ब्रैकेट में लिख दोगे हियर इन आफ्टर टीपीए या फिर फॉर ब्रेविटी टीपीए, दोनों में से कोई एक, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम चूज कर सकते हो। तो पहले प्रिंसिपल बता दोगे, फिर बता दोगे कि ये प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट हुआ है इस प्रोविजन में, ठीक है, राइट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन नंबर 2 would be the main body, ठीक है। क्या कुछ लोग लिख रहे थे क्या, हो गया? मेन बॉडी, नाउ मेन बॉडी विल स्टार्ट अगेन विद द डॉक्ट्रिन। अब डॉक्ट्रिन को यहां पर एक्सप्लेन करो कि व्हाई डू वी नीड दिस डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल या मैक्सिम, व्हाई डू वी नीड दिस डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल और मैक्सिम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। चलो यहां 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 ध्यान दो बेटा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, ठीक है। देन बताओ कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोविजन क्या हो सकता है। अगर ये प्रोविजन नहीं हुआ वहां पर तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट। अगर ये प्रोविजन नहीं हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे अगर मान लो कि सीपीसी में हम लोग लिख रहे हैं व्हाट इज समन्स पे, अगर समन्स नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फुलफिल नहीं हो पाएंगे ना, हियर द अदर साइड हम लोग को करना पड़ेगा, तो वो उसका इफेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर याद रखना कि इनके साथ साथ आपको और क्या करना है, ठीक है, केस लॉज मेन बॉडी में ही, ठीक है। अब देखो केस लॉज के बारे में कहा जाता है कि आपको 3 केस लॉज लिखने चाहिए, 1 लैंडमार्क, 1 लीडिंग एंड 3rd रिसेंट, ठीक है। कहा जाता है 3, बट ट्रस्ट मी एग्जाम में अगर एक भी याद आ जाए तो बड़ी बात होती है, ठीक है। आई हैव बीन थ्रू दैट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। फर्स्ट मस्ट बी द लैंडमार्क केस, सेकंड लीडिंग केस, एंड थर्ड द recent one.
लीडिंग केस, यस, रिलाइड अपॉन। देखो जैसे सीपीसी जितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोग थे, हाँ, तुम लोग को याद है इक्विटेबल सेट ऑफ हम लोग पढ़ते हैं सीपीसी में, वहां पर केस लॉज है क्लार्क वर्सेस रत्नावेलू, याद है, राइट, दैट्स अ लैंडमार्क केस, वो तो आपको मेंशन करना ही है, ठीक है। फिर वहां पर हम लोग एक करण थापड़ का केस भी पढ़ते हैं, वो है लीडिंग केस, ठीक है। पहले हो गया हमारा लैंडमार्क केस, फिर हो गया लीडिंग केस, और उसके बाद अगर कोई रीसेंट केस आया है, देखो रीसेंट केस में मतलब 95% ऑफ द टाइम कुछ नई बात नहीं कही जाती, जो यहां पर हेल्ड किया गया है वही यहां पर भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बट ये जो है स्लाइड 4, अब तक कहां थे, लो स्लाइड 4, तो रिसेंट केस में अगर आप लिखोगे तो आपको ये आप इंडिकेट कर सकते हो कि ओके मुझे करंट की जो केस लॉज है, जो करंट डेवलपमेंट्स है, मुझे वो भी पता है। तो 3 ट्राई करना, लैंडमार्क, लीडिंग एंड रीसेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो अगर तुम्हें उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, और वो हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट मेरे साथ कई बार हो चुका है कि एग्जामिनेशन में केस लॉ नहीं आया और बाहर निकलते ही तुरंत याद आ जाता है, ठीक है। आ रहा हूं, रुक जाओ। देखो लीडिंग केस क्या होता है, लैंडमार्क केस में वो बात फर्स्ट टाइम कही जाती है, जिस भी चीज पर है वो पहली बार बोला गया, उसके पहले कभी नहीं हुआ, दैट इज व्हाई इट इज डीम्ड एज अ लैंडमार्क केस। लीडिंग केस में आप इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। एंड देन देयर इज द रीसेंट केस विच इज, रीसेंट केस कैसे बताऊं, रीसेंट का मतलब ओके इन द नियर पास्ट, नॉट अ लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केस के कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है लीडिंग केस में, दैट इज इट। केशवानंद भारती इज अ लैंडमार्क केस, हाँ, केस लॉ का नाम लिखाओ, तब तुम्हारा साथ उल्टा ही हो रहा है, केस लॉ का नाम याद है, कंटेंट नहीं याद है, बोल तो रहा हूं, फिर नाम लिखा, फिर और क्या करोगे। देखो एक बात याद रखो, ये चीज आइडियल है करना, लेकिन तुम लिखोगे वही जो तुम्हें आता होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ना कि एग्जाम में कोई दिव्य शक्ति एकदम आ गई कि ये लो लिख डालो, नहीं, जो तुम्हें याद है तुम वही लिख पाओगे, ठीक है। चलो, तो 3 काइंड्स ऑफ केस लॉज, ठीक है, एंड देन इसके बाद देन देयर विल बी द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट वुड बी कंक्लूजन एंड suggestions. Not every time you will have a suggestion, ठीक है, and your suggestion hardly matters, हाँ, right, seriously तुम्हारा suggestion hardly matter करता है, but फिर भी अगर मान लो तुमने लॉ कमीशन की रिपोर्ट वगैरह में कोई रेफरेंस देखा है which you think is good, although the political will is not there, but अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज अच्छी है, करनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज तुम वहां पर सजेस्ट कर सकते हो। लो प्रीवियस स्लाइड, तो कंक्लूजन में देखो कई बार इट विल बी वेरी टफ, ठीक है मनीष, देखो कई बार इट विल बी वेरी टफ टू राइट अ कंक्लूजन, कई बार समझ नहीं आता, लगता है कि जो भी लिखना है सब कुछ तो लिख चुके हैं, अब नया क्या लिखे यहां पर, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो डोंट वरी, तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें पहले, बैठ गए फाइनली, ठीक है, जब भी अगर ऐसा लगे तो जितने भी पहले तुमने पैराज यूज किए हैं उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो वो यहां से वहां से निकाल के यहां चिपका देना,
ट्राई टू राइट अ कंक्लूजन ऑन योर ओन, बट कई बार एग्जाम में ना दिमाग नहीं काम करता कि कंक्लूजन क्या लिखे इसका। अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, जो भी पहले की जो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह है वो सारी की सारी बस कॉपी पेस्ट यहां पर कर दोगे, ठीक है। सजेशंस आर नॉट मैंडेटरी, आपके ऊपर है, इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ, बट कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, ऑलवेज एंड विद अ कंक्लूजन। जितने लोगों ने टीपे का टेस्ट दिया था, मैंने कई लोगों में लिखा था कंक्लूजन मिसिंग लिखा था, तुम्हारे में लिखा था, अच्छा कंक्लूजन लिखा था कि कई लोगों में लिखा था कंक्लूजन मिसिंग। तो ये हमारा 3 स्टेप होता है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, एंड देन देयर विल बी द कंक्लूजन एंड द सजेशन। अब देखो तुम लोग को इस चीज इसमें और एक चीजें करनी है, एक है अंडरलाइन, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होगा जब मेंस का आंसर तुम लोग लिखोगे और टीचर जब चेक करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पूरा आंसर तुम्हारा पढ़े, क्योंकि ज्यादा कॉपीज चेक करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लोग जल्दबाजी में लिखेंगे, पढ़ेंगे तुम्हारा आंसर, वहां पर वो तुम्हारा पूरा आंसर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो तुमने अंडरलाइन किया है वही पढ़ेंगे। हाँ, 50-50 है, हो सकता है वो पूरा अच्छे से भी पढ़े, ऐसा भी हो सकता है वो अच्छे से ना पढ़े, बट तुम वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए तुम क्या करोगे, पूरा अंडरलाइन करोगे अच्छे से, ठीक है। अंडरलाइन प्रिफरेबली जिस पेन से लिख रहे हो उसी से करना, और अदर पेन, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शंस में ना एक्चुअली प्रोहिबिटेड होता है कि आप ब्लैक पेन नहीं यूज कर सकते, या फिर आप ग्रीन पेन नहीं यूज कर सकते, रेड पेन नहीं यूज कर सकते, बट जो ब्लू पेन आप यूज कर रहे हो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, और इसीलिए आप ट्राई करो कि अंडरलाइन करो उसी से जिसे आप लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, इंस्ट्रक्शंस में कई जगह अलाउड होता है, कर सकते हो कपिल, इंस्ट्रक्शंस में कई जगह अलाउड होता है ग्रीन पेन रेड पेन, कई जगह अलाउड नहीं होता है, बट सेफ बेट क्या है आपके, हाँ, ब्लू पेन से अगर आप लिख रहे हो ब्लू से ही अंडरलाइन करते चले जाओ, वो सेफ बेट रहेगी आपके लिए हमेशा, ठीक है। टाइम ही बचेगा, लेकिन कई लोगों की आदत होती है, स्पेशली लड़कियों की आदत होती है, वो स्विच कर लेती है बहुत तेजी से। हाँ, नहीं, मैं स्विच नहीं कर पाता था, इसीलिए मैंने सेफ बेट था मेरा कि जिस ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूं उसी से लिखूं। और जेल पेन मत यूज करना, कितने लोग जेल पेन यूज करते हैं? नहीं, जेल पेन मत यूज करना, हाँ ठीक है, लेकिन जेल पेन नहीं यूज करना, अगर एक बूंद पानी भी गिर गया ना, हाँ, वो वाला पेज तो तुम्हारा जाएगा ही, उसके 3-4 नीचे वाले पेज भी चले जाएंगे, इसीलिए जेल पेन मत यूज करना, जो बॉल पॉइंट पेन है वही यूज करना, ठीक है। जेल पेन नहीं यूज करना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग भी। चलो देखो, ये है हमारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट। देयर मस्ट बी द इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आप प्रिंसिपल मैक्सिम या डॉक्ट्रिन लिखोगे और प्रोविजन लिखोगे, और प्रोविजन के बाद आप मेन बॉडी पे जाओगे, एक्सप्लेन करोगे कि क्या है, क्यों है, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, विथ रेफरेंस टू केस। बिकॉज देखो, जो भी प्रोविजन है या मैक्सिम है वो ऑल्दो थ्योरी में अच्छे रहते हैं, लेकिन जब वही चीज प्रैक्टिस में जाती है तो कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होती है, और वो प्रॉब्लम्स कहां पर क्लैरिफाई की जाती हैं? केस लॉज में, ठीक है। तो इसीलिए एक लैंडमार्क और एक लीडिंग, लैंडमार्क केस भी ऑल्दो कि एक लॉन्ग पेंडिंग कंट्रोवर्सी को खत्म करता है, लेकिन फिर भी हर चीज का सोल्यूशन उसमें नहीं होता, कई बार आपको एक अलग केस चाहिए होता है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तुम लोग का तो एकदम ही नहीं, कितने लोग का हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? तुम लोगों ने वो वाला केस पढ़ा होगा आर्टिकल 29 एंड 30 में, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक उड़ीसा, पढ़ा है वो वाला, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, कहां जाके खत्म हुई है? कौन सा केस था? टीएमए पई फाउंडेशन एंड देन पीआई इनामदार केस। पीआई इनामदार केस अगर कभी पढ़ोगे ना, उसमें कुछ भी नया नहीं कहा गया, जो भी पहले के केसेस थे उसमें जो प्रॉब्लम थी पीआई इनामदार में, सिर्फ उस चीज को क्लैरिफाई किया गया और कुछ भी नहीं है। तो अब उसके लिए लैंडमार्क केस है टीएमए पई और उन्नी कृष्णन केस है, लेकिन लीडिंग केस कौन सा है? पीआई इनामदार है, ठीक है। और अगर कोई रिसेंट केस लॉ आया है राइट टू एजुकेशन पे, तो वो तुम लग सकते हो, ठीक है। तो ऑल वेल निधि, डू इट एट योर ओन रिस्क। मेरा सजेशन रहेगा कि जेल से राइटिंग मत करो, अगर गलती से भी एक बूंद पानी पड़ गया ना, खैर। चलो, सो दिस वाज अबाउट द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हारा केस लॉ हो गया, ठीक है। चलो, अब हम लोग को देखना है सेकेंड टाइप, विच इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन।
एंड दिस इज इंक पेन। नहीं कृतिका, मत करना बेटा, इंक पेन से भी मत लिखना। एक स्टूडेंट है जो इंक पेन से लिखता है, कौन है? आई डोंट नो। हाँ, नहीं लिखना है। बॉल पॉइंट एक स्टूडेंट है, नहीं इवनिंग बैच में, सॉरी इवनिंग बैच में है, वो लिखता है। चलो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, ठीक है, आपको ऊपर से, अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में पेपर निकलवाऊंगा, डीजीएस का निकलवाऊंगा, उसके में हम लोग देखेंगे थ्योरी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होते हैं। आपको एक दैट वुड डिपेंड अपॉन द मार्क्स। राधे, कितने मार्क्स का है? देखो केस लॉस को डील करने के, अच्छा ठीक है, देखो इसके पहले एक चीज ध्यान लो, केस लॉस को डील करने का 3 तरीका है। देयर आर 3 वेज ऑफ डीलिंग विद द केस लॉ। और तीनों ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का वो है। अगर मान लो 5 to 7 मार्क्स का है, वहां पर केस लॉ में आप क्या करोगे, सिर्फ उसका नाम लिख दोगे। अगर एक लाइन में हेड लिख सकते हो तो एक लाइन में हेड लिख दो, जितना हो सके शॉर्ट टू शॉर्ट। तो अगर मान लो जैसे अगर 5 to 7 मार्क्स है, यहां पर केस लॉ में आप क्या लिखोगे, सिर्फ हेल्ड, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर मैं तो कहूंगा केस लॉ का अगर नाम ही लिख दो वही बहुत होगा, क्योंकि वो स्पेस बहुत कम होती है, तुम बहुत कम चीजें लिख पाओगे। हाँ, केस लॉ का नाम एटलीस्ट जरूर लिख दो। चलो यहां पर एटलीस्ट नेम मस्ट बी देयर, एटलीस्ट नेम, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि 10 to 15 मार्क्स, यहां पर आपको केस लॉ नेम तो आपको लिखना है, नेम एंड हेल्ड दोनों होना चाहिए, नेम एंड हेल्ड। और अगर आपको टाइम मिल रहा है तब, याद रखना, अगर आपको टाइम मिल रहा है और पता है तो फैक्ट्स भी लिख सकते हो। और यही चीज अगर मान लो 20+ मार्क्स में आ गई, हाँ, तब तो केस लॉ को नेम हेल्ड एंड फैक्ट्स तीनों आ जाएगा, तीनों आएगा वहां पर, नेम हेल्ड एंड फैक्ट्स। जितने तुम्हारे नोट्स में है वो इनफ है रजनी। हाँ, आ सकता है केस लॉ पर ही, स्पेशली जिनका सीपीसी हो चुका है। तुम लोग को याद है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का केस है, वहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, सीधा सीधा। केस लॉ को डील करने के ये 3 तरीके हैं, बट ट्रस्ट मी, नाम भी याद आ जाए तो बड़ी बात है वहां पर। लिखवा दूंगा, ईयर अगर लिख सको तो लिख लो, वैसे जनरली जरूरी नहीं होता। अगर लैंडमार्क केस का तो जरूर लिखना, कोई बात नहीं। अगर ईयर नहीं भी लिखा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स कटेंगे, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम। नेम और हेल्ड अगर है, एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर। लेकिन अब ऐसा भी मत करना कि केशवरन भारती का ही तुम्हें ईयर नहीं याद आ रहा है, वो हाँ, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, हो गया। किसका केस था? राधे, तुम्हारा था केस लॉस को। चलो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे रजनी। देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। किसमें? हाँ, नहीं काफी सारे क्या हैं, हाँ ठीक है, जितने मैंने लिखवाए हैं उतने पर ही रहना, पूरे मत जाना, ठीक है। चलो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, देखो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तुम पहला काम क्या करोगे,
इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। तुम लोग को नहीं सुनना है तो बताओ, तो बातें करो तब से। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, पहला काम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और फैक्ट्स जो पढ़ रहे हो उन पर कौन सा लॉ, जैसे आप फैक्ट पढ़ते हो तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा क्योंकि इस पे तो ये लगेगा, इस पे तो ये लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर सिचुएशन दी हुई है कि ए गेव अ आ रहा, रुक जाओ। A gave a confession to the police officer admitting that he committed the murder of B. ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। यहां पर सिर्फ इस लाइन को पढ़ के, क्या तुम लोग की बैच तो थोड़ी नई है, बट फिर भी क्या क्या तुम लोग इससे, इस लाइन से कौन सी चीजें हैं, कौन से लीगल प्रिंसिपल्स तुम यहीं से कह सकते हो कि हाँ ये वाला अप्लाई होगा। क्या क्या है यहां पर? 27 और एडमिशन का भी आएगा। ओके, ये पहले ये नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ठीक है। चलो, क्या क्या आएगा यहां पर? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहले, देन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और क्या आएगा? अगर नहीं, पुलिस ऑफिसर को है कीर्ति, 164 सीआरपीसी कन्फेशन टू मैजिस्ट्रेट होता है, नॉट टू पुलिस ऑफिसर। अरे नलायक कहीं के, जब कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर है तो 164 मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कैसे होगा? और क्या होगा? सीआरपीसी कितने लोगों का हुआ है? सीआरपीसी आज शुरू होनी थी, ठीक है। देखो, सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी क्या होता है? 162 ऑफ सीआरपीसी, पुलिस ऑफिसर को दी हुई कोई भी स्टेटमेंट वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं की जा सकती। अक्यूज के अगेंस्ट या जिसने भी स्टेटमेंट दी है इज नॉट रेलेवेंट। एग्जैक्टली मुदिता, वो तो यहां पर ही है 25 एंड 27। 25 बताता है कि नहीं रेलेवेंट है, 27 बताएगा कि डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है। और यहां पर 162 ऑफ सीआरपीसी मत भूलना, ये भी आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। 302 में तो पनिशमेंट है ना, उसकी पनिशमेंट है। आपको ये देखना है कि वो मर्डर होगा या नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूं कि मर्डर, लेकिन मर्डर के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे या नहीं होंगे। देखो, यही काम तुम लोग को करना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है सिचुएशन बेस्ड, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे अंडरलाइन करते जाओगे। जैसे अगर इसमें मुझे अंडरलाइन करना हो, क्या करूंगा? कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पहली चीज यहां पर कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों ने ये सारे लीगल प्रिंसिपल्स फिगर आउट कर लिए। तो पहला काम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ करके ट्राई करो कि अंडरलाइन करते जाओ। जहां पर भी तुम्हें दिखे कि ये लीगल प्रिंसिपल यहां अप्लाई हो रहा है, उसे अंडरलाइन करते जाओ वहां पर, ठीक है। जब एक बार तुमने अंडरलाइन कर लिया है तो क्वेश्चन पेपर पे ही या फिर अपने आंसर शीट में साइड में वो सारे लीगल प्रिंसिपल्स एक जगह लिख सकते हो अपना, ठीक है। साइड में लिख लेना उसे। और जब तुमने ये काम कर लिया है, क्वेश्चन पढ़ करके अंडरलाइन कर लिया, लीगल प्रिंसिपल्स भी एक तरफ लिख लिए हैं सारे कि कौन कौन से इन्वॉल्व है, देन स्टार्ट योर आंसर। सबसे पहला स्टेप होगा एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी उस फैक्ट पर लीगल प्रिंसिपल आप अप्लाई करके आपको लगता है कि ये वाला अप्लाई होगा, सबसे पहले काम क्या करोगे? आप वो सारे लीगल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करोगे, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाओगे, बिकॉज जो पैरल हम लोगों ने एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन है और ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, इसी में हम लोगों ने 4 लीगल प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर दिए, देख लिए हैं। अब अगर तुम
सिर्फ 300 को एक्सप्लेन करोगे तो 4 पेज में तो यही चला जाएगा, राइट। बड़ा बड़ा टॉपिक है, 162 सीआरपीसी, 4 पेज तो इसमें चले जाएंगे। ये सारे भी छोटे नहीं है, कहने के लिए छोटे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करोगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, ट्राई टू एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल्स इन 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। उससे ज्यादा, ऋषिका तुम्हारा माइक ऑन है, चलो। तो ये लीगल प्रिंसिपल्स जितने भी हों, एज मेनी, आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं इन 2 to 3 लाइन्स, ज्यादा डिटेल में मत जाना। अब देखो, आपको ये तो करना ही है, जब आप करोगे 4-5 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एटलीस्ट उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो गो टू 8 और 10, ऐसा भी जा सकता है। जब आपने वो एक्सप्लेन कर दिया है सारे के सारे, जैसे यहां पर हम लोग सबसे पहले करेंगे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हम लोगों ने यहां पर काम किया था थ्योरी बेस्ड, जब हम लोग कर रहे थे, ये वाला काम जो है बेस्ड अपॉन, पहली चीज। दूसरा कि अगर ये नहीं होगा तो क्या इफेक्ट होगा और ये जरूरत क्यों है। ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में से एक्सप्लेन कर देना। जैसे कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर क्या है सेक्शन 25 में, नॉट रेलेवेंट, ऐसा बोला गया है, नॉट एडमिसिबल। इट्स नॉट एडमिसिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इररेलेवेंट है, ठीक है। क्योंकि वही चीज सेक्शन 29 जब पढ़ोगे आप, जब वो थ्रेट हटा देते हो तो इट बिकम्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो याद रखो, इसका पर्पस क्या है कि पुलिस के पास जो पावर है उसका मिसयूज ना हो, राइट। वरना पुलिस जो है किसी को मारपीट करके भी कन्फेशन निकलवा सकती है, ठीक है। तो वो हो गया उसका पर्पस या ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए ऐसे ही आपको सेक्शन 27 में भी जाना है। सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या है? हाँ, डिस्कवरी स्टेटमेंट नहीं है। हाउ मच, हाँ, और वो हाउ मच कितना, हाउ मच है, डिस्कवरी तो है, वही है बस, डिस्कवरी ऑफ, हाँ, डिस्कवरी स्टेटमेंट्स ही होते हैं। अब देखो, डिस्कवरी स्टेटमेंट दे आर बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके, जिनका एविडेंस हुआ है, कितने लोगों का हुआ है एविडेंस, चल रहा है, तो तुम्हारा हुआ है, क्या क्या कहते हैं उसे? मनुष्का, तुम्हारा हुआ है एविडेंस क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, सब्सिक्वेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट आफ्टर द स्टेटमेंट, ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब्सिक्वेंट कॉन्फर्मेशन। देखो, उसने स्टेटमेंट तो दे दी है कि कहां मिलेगा वो, लेकिन जब तक वो डिस्कवर नहीं होगा तब तक कॉन्फर्मेशन नहीं होगी, राइट। इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट कॉन्फर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। ये थ्योरी का नाम है, ये इसी को ये थ्योरी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, कभी पूछ सकते हैं। ओके, जिनका हुआ है उनसे मेरा क्वेश्चन था, राइट। तो ऐसे ही आपको प्रिंसिपल बताना है, उसका अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये कि पर्पस क्या है उसका। तो 2-3 लाइन में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देनी है यहां पर, ठीक है। जब आपने फर्स्ट पॉइंट फुलफिल कर दिया, एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल्स, देन नंबर 2 वुड बी अप्लाई द लॉ अपॉन दोज फैक्ट्स। हेलो, है नहीं यहाँ पे, कोई दिखी नहीं, जरा पूजा को बुला देना उधर से, 603 आई थिंक 204 से। पूजा या शिवानी, दोनों में से कोई भी हो।
पूजा या शिवानी दोनों में से कोई भी हो भेज दो। चलो, अप्लाई द लॉ अपॉन दोज फैक्ट्स। ठीक है, जो भी तुम्हें फैक्ट्स दिए गए हैं उस पर तुम्हें बताना है कि कैसे यही लॉ अप्लाई हो रहा है और कोई दूसरा लॉ यहां अप्लाई नहीं होगा। वो डीजीएस मेंस का मैंने सेंड किया था ना, तो हाँ। तुम्हारा नंबर, हाँ ये वाला है, देखो इस पे करो, तुम्हारे पे कर दूं। चलो राइट, चलो स्टार्ट कर। अरे क्या बता रहा था मैं, हाँ फैक्ट्स पर अप्लाई द लॉ अपॉन दोज फैक्ट्स। देखो, अब तुम्हें ये बताना है कि फैक्ट्स पर कैसे ओनली दीज लीगल प्रिंसिपल्स विल बी एप्लीकेबल। ओनली दीज लीगल प्रिंसिपल्स विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, हर एक पॉइंट पर देखो, ये वाला काम जो है बहुत इजी नहीं होता। फैक्ट्स पर लीगल प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखाना, दिस इज नॉट सो इजी। दिखने में लगता है कि इजी, लेकिन ये है नहीं, राइट। इसके लिए जब तुम लोग एविडेंस पढ़ोगे तो वहां पर एक केस लॉ है, अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये केस लॉ यहां पर भी एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर उसमें, और मैं कहूंगा कि सबको पढ़ना चाहिए केस लॉ, अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो ये वो केस लॉ है, लैंडमार्क तो है ये केस। इस केस लॉ में एक चीज बहुत अच्छी सिखाई गई है। क्या सिखाई गई है तुम्हें, तो मैंने बताया था एग्जैक्टली exactly। देखो, अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पढ़ा होगा, हाँ, NAGE अग्नु। अच्छा मैं तेरे को कैपिटल में लिख देता हूं, हाँ, AGHNOO अग्नु नगेशिया।
वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस लॉ पता तो होना ही चाहिए सबको, ये केस लॉ पढ़ना भी चाहिए सबको, बिकॉज लॉ पर फैक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं इस केस लॉ में काफी अच्छे से वो इलस्ट्रेशन दी हुई है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक बार मैं ओपन कर रहा हूं वो केस लॉ, तुम लोग इसे ध्यान से देखना। देखो यहां पर, देखो इस केस में हुआ क्या था, वो अग्नु नगेशिया जो है ही मर्डर्ड हिज फैमिली फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और उसने अपने मतलब रिलेटिव्स होते हैं बड़ी माँ और उनके बच्चों को, हाँ सबको मार देता है और डेड बॉडीज छुपा देता है और जो मर्डर वेपन था वो भी छुपा देता है। ठीक है, देन ही गोज टू द पुलिस ऑफिसर और वहां जाकर के सब कुछ सच बता देता है कि मैंने इस वजह से अपनी फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया है, डेड बॉडीज मैंने यहाँ छुपाई है और जो मर्डर वेपन है वो यहाँ पर है। ठीक है, एंड दैट इज हिज होल स्टेटमेंट। देखना यहाँ पर देखो ये है इस पूरी स्टेटमेंट। टुडे संडे डेट नॉट अबाउट 3 PM आई हैविंग कम टू द पुलिस स्टेशन मेक स्टेटमेंट बिफोर यू दैट ऑन अकाउंट ऑफ माई बड़ी माँ, ये बड़ी माँ लिखा है लेकिन ये बड़ी माँ होता है। ठीक है, हाँ, Usmat having given away her property to her daughter and son-in-law, quarrels and troubles have been occurring among us. पहले बता दें कि हमारे बीच में लड़ाइयां हो रही थी। My badi ma has no son and she is a widow. Hence, on her death, we shall be owners of her lands and properties, and daughter and son-in-law of badi ma shall have no right to them. तो ये हो गया हमारा मोटिव इसके लिए। ठीक है, अब देखो ये पूरी स्टेटमेंट में देखोगे नंबर वाइज दे रहे हैं यहां पर। देखो 1 यहां से 1 माई फादर्स नेम इज दिस, नंबर 2 यहां पर, नंबर 3 4 सीइंग हिम आई गॉट एनरेज्ड एंड डेल्ट हिम विद अ टांगी। टांगी इज घास काटने के लिए एक यूज होती है, राइट, टांगी होती है। लाइक देयरफॉर आई केम टू दिस, और देखो आई स्ट्रक हर ऑल्सो ऑन अ सडन, ऑल्सो ऑल ऑफ अ सडन ऑन द हेड, देयर आफ्टर आई ड्रैग्ड हर टू एन एडजॉइनिंग फील्ड एंड लेड हर इन अ डिच। देखो वो सारी स्टोरी बता रहा है कहां पर, हाँ सारे पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स में नहीं बता रहा, वो तो पैरा में बता रहा है। बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, इसके बाद जो है वी हैव डिवाइडेड द स्टेटमेंट इनटू 18 पार्ट्स, और वो बता रहे हैं कि 115-18 शो दैट द एप्लेंट वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू मेक द रिपोर्ट, पार्ट्स 2 and 16 शो हिज मोटिव फॉर द मर्डर्स। ठीक है, एंड पार्ट 3, 5, 8, 10 डिस्क्लोज द मूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। तुम लोग सेक्शन 7 जब पढ़ोगे एविडेंस एक्ट का, क्या है वहां पर, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी, वही है यहां पर। ठीक है, एंड पार्ट 8 ऑल्सो डिस्क्लोजेस हिज इंटेंशन। सेक्शन 8 में पढ़ते हो इंटेंशन, मोटिव, वो सारी चीजें आती हैं सेक्शन 8 में। देखो ये सारे जो है वहां पर डिस्क्लोज द किलिंग, 7, 13, 17 डिस्क्लोज कंसीलमेंट ऑफ अ डेड बॉडी एंड टांगी। अब ये सारी चीजें देखो, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे फैक्ट्स पर लॉ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं ये केस लॉ सबको पढ़ना चाहिए। तुम लोग एविडेंस में पढ़ते तो हो ये, लेकिन सिर्फ एविडेंस तक इसका यूज मत रखना, इसका यूज आप हर जगह कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। देखो वो आकर के ऐसे नहीं बोला कि पॉइंट नंबर 1 माई फादर्स नेम इज दिस, पॉइंट नंबर 2 ये नहीं, उसने पूरी अपनी कहानी सुना दी होगी, मैं यहाँ, मेरे फादर ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ऐसे ऐसे किया। वो लॉ अप्लाई करना वो किसका काम है, कोर्ट का काम है। और जब ये पूरा पढ़ोगे, मैंने तो बस तुम लोग को थोड़ा बताया है, जब पूरा पढ़ोगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। तुम लोग एविडेंस में एक चीज पढ़ते हो, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, राइट, वो कौन सी चीज आप एडमिसिबल करोगे और कौन सी एडमिसिबल नहीं करोगे, वो सारी चीजें यहां से आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, इसीलिए एवरीवन रीड दिस केस लॉ। अर्जुन को तो मैंने बताया था, वो पढ़ करके आया था, बट दिस इज फॉर एवरीवन। इसीलिए जो सेकंड पार्ट है फैक्ट्स, ओनली दीज लीगल प्रिंसिपल्स विल बी एप्लीकेबल, वो आप ये वाला केस लॉ, अब देखो ये केस लॉ जब आप देखोगे इस स्टेटमेंट में, ए गेव अ कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, अग्नु नगेशिया ने भी यही किया था, वो जाता है पुलिस ऑफिसर के सामने सारा कुछ कन्फेस कर लेता है। ठीक है, सो आपको ये एकदम ध्यान से दिखाना है कि ओके ओनली दीज लीगल प्रिंसिपल्स विल बी एप्लीकेबल, कि वो जब पुलिस ऑफिसर के पास गया, वो जो कन्फेशन दी, दैट कन्फेशन इज विल बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, एकदम क्लियरली आपको दिखाना है। और वो बाइफर्केशन सीखना
उसके लिए यहां से सीखोगे तुम लोग, ठीक है, बाइफरकेशन कैसे करते हैं। जब ये काम हो गया है, आपने सब बता दिया है, और यहीं पर यू कैन ऑल्सो मेंशन एनी केस लॉ दैट विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज प्रोविजन में जरूरी नहीं कि हर चीज हो, इनफैक्ट प्रोविजन में सारी चीज नहीं होती है, कोई ना कोई केस लॉ जरूर होगा। और जब आपने केस लॉ वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, अप्लाई द लॉ अपॉन दोस फैक्ट्स, ये वाला काम कर दिया है, देन द फाइनल वुड बी, नंबर 3 वुड बी द डिसीजन और द कंक्लूजन, ठीक है। यहां पर आप बताओगे कि इज ही गोइंग टू सक्सीड, जैसे यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्विक्शन होगा या फिर एक्विटल होगा, ठीक है। इसमें तो जो भी आपका डिसीजन हो, मतलब सिविल में होगा इज ही गोइंग टू सक्सीड, और क्रिमिनल में होगा इज ही गोइंग टू बी एक्विटेड और बीइंग कॉन्विक्टेड, ठीक है। तो बेस्ड, और पहली बात, कभी अपने मन से कोई फैक्ट ऐड मत करना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज मिसिंग है, तब तुम डिसीजन में ये लिख सकते हो कि ये चीज मिसिंग है, या फिर मोर इंफॉर्मेशन वुड बी नीडेड, ऐसा, ठीक है। कभी भी प्रिजम्पशन मत करना, ठीक है, जनरल रूल है प्रिजम्पशन नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है कि बिना इस प्रिजम्पशन के मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा, तब जाकर के प्रिजम्पशन लिखना, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम आप बिना प्रिजम्पशन के आंसर लिख लोगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप बिना प्रिजम्पशन के आंसर नहीं लिख पाओगे। तो अब देखो, डिसीजन की जहां तक बात है, नहीं ये वाला डीजीएस में, चलो ये ओपन करते हैं हम लोग। देखो, डिसीजन की जहां तक बात है, याद रखना कि आपका डिसीजन जरूरी नहीं है कि सही हो, ठीक है। आपका डिसीजन जरूरी नहीं है कि सही हो। और एक बात ये भी याद रखना कि जब तुम लोग जज बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार सही डिसीजन ही दोगे, ठीक है। तुम लोग गलत डिसीजन भी दोगे, क्योंकि एक पार्टी को तो हमेशा लगेगा कि जज ने गलत डिसीजन दिया है, एक पार्टी हमेशा रहेगी। 99% केसेस में यही होने वाला है, 1% केसेस में ही पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है मैंने गलती की थी, बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। जैसे कि अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जब वो रिटायर हो रहे थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, बोथ पार्टीज नो द ट्रूथ, इट इज द जज हु इज एट ट्रायल, ठीक है, ये याद रखना। दोनों पार्टीज को पता होता है कि सच क्या है, जज को पता है या नहीं कि ट्रायल असली किसका हो रहा है, जज का हो रहा है। और जब से मैंने वो स्टेटमेंट सुनी है, मुझे लगा ओके दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट, और इसीलिए एज जजेस ट्राई टू बी ओपन माइंडेड, दोनों पार्टीज की बात सुनो। खैर, डिसीजन जो भी दो, जो भी तुम्हें सही लगे, और याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही फैक्ट पर मैं बोलूं कि ये होगा तो तुम्हें भी लगे कि यही होगा, जरूरी नहीं है। यू कैन नोटिस दैट इवन इन द सुप्रीम कोर्ट, सारे आर्ग्यूमेंट्स से लेकर के सारे एविडेंसेस वही चीज होती है, लेकिन जब 3 जज बेंच हो, 2:1 के रेशियो में आता है हमेशा जजमेंट, ठीक है। 3-0 भी आ सकता है, बट 2:1 भी आता है। लेकिन वहां पर क्या, जब आर्ग्यूमेंट सारे सेम है, फैक्ट सारे सेम है, तो कैसे 2 जजेस डिफर करते हैं, राइट, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है। तो वो डिसीजन में आपके दिख सकता है कि आपका ओपिनियन कुछ और आया और दूसरे का ओपिनियन कुछ और आया। डजंट मैटर, आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी डिसीजन है, वो साउंड लीगल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज यू विल मेक मिस्टेक्स, और याद रखना यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। जज में भी ऐसा नहीं है कि आपने जो डिसीजन दे दिया एकदम फुल फाइनल हो गया, अगर ऐसा होता देयर वुड बी नो स्कोप फॉर अ रिव्यू और एन अपील और अ रिविजन, ऐसा नहीं होता, राइट। लेकिन वो लोग ये चीज कॉन्टेम्पलेट करके चलते हैं कि वो रॉन्ग हो सकता है, राइट। इसीलिए रिव्यू से लेकर के रिवीजन या अपील सबका प्रोविजन दिया हुआ है। माय पॉइंट इज कि देखो बेटा, अगर तुमने लीगल प्रिंसिपल अच्छे से लिख दिए है ना, डिसीजन जो है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हें अपने जैसे लगे कि इसमें ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अग्नु नगेशिया में एक्चुअली उसका एक्विटल हो जाता है एंड में, बिकॉज कोई भी एडमिसिबल एविडेंस जो है उनके सामने नहीं आ पाता, तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस वो हाँ एक्विटल हो गया, वो छूट जाता है। पर्सनली मुझे लगता है कि उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, राइट। लेकिन पर्सनल ओपिनियन मेरा साइड में, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पर ही मैं कहूंगा कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, या फिर जो सर्कमस्टेंशियल चेन ऑफ इवेंट्स है वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए एक्विटल हो गया है, ठीक है। तो डिसीजन
याद रखना, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड अपॉन लीगल प्रिंसिपल्स। हाँ, अग्नु नगेशिया का केस पढ़ोगे, इट्स अ लैंडमार्क केस, लेकिन एंड में पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे छूट गया, और वो उसका एक्विटल हो जाता है एक्चुअली। हाई कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया था, इवन आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल कर दिया उसका। क्या बोला जाए यार। क्या बोला था? हाँ, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन लीगल प्रिंसिपल्स। अब एक एक वर्ड तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या बोल, उसका क्वेश्चन आया था। ओके ठीक है। अच्छा देखो, कभी भी डिसीजन में डेफिनेटिव वर्ड्स में मत लिखना कि उसका एक्विटल हो जाएगा या उसका कॉन्विक्शन होगा। ऐसा मत लिखना कि द अक्यूज विल बी कॉन्विक्टेड या अक्यूज विल बी एक्विटेड, नहीं ऐसा मत लिखना। एंड में जैसे अगर मान लो कि अग्नु नगेशिया में, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन ही तुम्हारे पर हावी हो जाता है, तुम कहते हैं कि उसका कॉन्विक्शन होना चाहिए, ठीक है, तुम उस लाइन में कैसे लिखोगे? द अक्यूज्ड इज लायबल टू बी कॉन्विक्टेड, ठीक है, हमेशा लायबल टू बी कॉन्विक्टेड या लायबल टू बी एक्विटेड, कभी मत बोलना कि ही विल बी कॉन्विक्टेड या ही विल बी एक्विटेड, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन में कई बार तुम लोगों के सामने डीजीएस में स्पेशली कोई एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, जैसे एप्लीकेशन फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले, जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर भी जब अगर मान लो कि तुम्हें वहां पर सफिशिएंट कॉज शो करना पड़ता है, फिर तुम डिले अलाउ कर सकते हो, ठीक है। वहां पर कभी ऐसा मत लिखना कि एप्लीकेशन विल बी अलाउड, नहीं, द एप्लीकेशन इज लायबल टू बी अलाउड और द लीव इज लायबल टू बी ग्रांटेड। कभी भी ये मत लिखना कि ग्रांट हो जाएगी या नहीं होगी, बिकॉज लीव द वे ओपन, बिकॉज देखो तुम्हारा ओपिनियन है, सफिशिएंट कॉज जो है वो केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, किसी एक केस में सफिशिएंट कॉज हो सकता है, दूसरे में हो सकता है वही चीज सफिशिएंट कॉज ना हो। अब वो जज टू जज भी वेरी करता है सफिशिएंट कॉज, किसी एक जज को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है, किसी दूसरे जज को लगेगा कि सफिशिएंट कॉज नहीं है, बट इसीलिए एग्जामिनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू वो भी इट्स वेरी सिमिलर टू अ जज, उसे लगेगा कि ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ये अलाउ हो जाना चाहिए, तो तुम्हें वहां पर प्ले सेफ वाला काम करना है, इज लायबल टू बी कॉन्विक्टेड, ठीक है, या इज लायबल टू बी एक्विटेड। कभी भी ये मत लिखना कि नहीं कॉन्विक्ट हो जाएगा, या कभी भी ये मत लिखना कि एक्विट हो जाएगा, या अगर रिलीफ ग्रांटेड या रिलीफ रिफ्यूज्ड, कभी ये नहीं लिखोगे कि रिलीफ ग्रांटेड, द रिलीफ इज लायबल टू बी ग्रांटेड या रिलीफ इज लायबल टू बी रिफ्यूज्ड, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी 3 स्टेप्स ही हैं लेकिन डिफरेंट होती है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है। हाउ, आई थिंक सो, एक मिनट रुक जाओ, एज इसमें आई थिंक उसका एक्विटल हो गया था, रुको देखो, in the result appeal is allowed, the conviction and sentence passed by the courts below are set aside and the appellant is directed to be set at liberty forthwith appeal allowed, वो छूट जाता है एक्चुअली, क्योंकि लोअर कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने कॉन्विक्ट कर दिया था, हाई कोर्ट ने भी कॉन्विक्ट कर दिया था। रिलीफ के बारे में देखो, रिलीफ इज, ऐसा लिखो, द रिलीफ इज लायबल टू बी granted or relief is liable to be refused। मिलना चाहिए था, नहीं मिलना नहीं चाहिए था, ऐसे मत लिखना। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आई डोंट थिंक बोलने की जरूरत है, बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, जैसे तुम लोग टेक्स्ट करते हो कभी वैसे आंसर मत लिखना कि वाई और यू की जगह बस यू लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, ये काम नहीं करना है, पूरे पूरे वर्ड्स लिखना। हाँ हाँ, शॉर्ट फॉर्म एक ही चीज का लिखोगे जो स्टार्टिंग में बनाया था, हियर एंड आफ्टर, बस हाँ जैसे भी है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया थ्योरी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड।
अब कुछ चीजें जनरली याद रखो, ठीक है, जो कि हर जगह आप यूज कर सकते हो। उसमें पहली चीज है इलस्ट्रेशंस। ऑलवेज यूज द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस में जनरल रूल ये है कि जिस भी सेक्शन में इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई नया एक्ट पढ़ रहे हो जो कि तुमने कभी नहीं पढ़ा, वहां पर अगर तुम्हें जानना है कि इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, जिस भी सेक्शन में इलस्ट्रेशन है दैट सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एग्जाम में इलस्ट्रेशन जरूर लिख करके आओगे। इलस्ट्रेशंस को वैसे लिखना, स्पेशली इन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में तो इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो डायरेक्टली सिर्फ इलस्ट्रेशन दे करके और तुमसे क्वेश्चन पूछ देंगे वहां पर, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग इलस्ट्रेशन नहीं याद कर पाते, वहां पर वो अपने से एग्जाम्पल बनाते हैं और उस पर भी लिख देते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट में होगी, राइट। उसके अलावा आपको कुछ और देना है, यू आर फ्री टू डू इट, लेकिन उसके आगे इलस्ट्रेशन मत लिखना, एग्जाम्पल लिखना, या फॉर एग्जाम्पल करके फिर एग्जाम्पल दे देना अपना। तो इलस्ट्रेशन जरूर यूज करना। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल में भी जा सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस बताओ, कुछ पूछना है? हरियाणा का, अच्छा स्टेट वाइज भी बता दूंगा, पहले ओवरऑल बताओ, कुछ पूछना है? आ गया? बड़े कॉन्फिडेंस में हो तुम सचिन, ठीक है, समझ आ गया। कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ, सबका बता देता हूँ। देखो एक बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सब इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिनिशिंग द पेपर। मैं अभी भी कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर फिनिश करना, बिकॉज ट्रस्ट मी, वहां पर अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चंस मिस होंगे ही होंगे, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप 3 आवर का मैनेजमेंट लेकर कभी नहीं चल सकते, आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ेगा। और उसके लिए यहां पर हम लोगों के लिए दिखा रहा हूं, निधि एक मिनट रुक जाओ, जैसे हम लोगों ने ये बाइफर्केशन किया है, आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। और देखो कोई भी टॉपिक पे जब आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा मत करना कि एक ही टॉपिक पे 3 आंसर प्रिपेयर किए हैं आपने, नहीं, ठीक है। एक कर लो, नहीं बड़ा नहीं, ये बीच में इसे कर लो, ठीक है। अगर आपने ये वाला आंसर प्रिपेयर कर लिया एक टॉपिक पे, जैसे मान लो टीपीए में पार्ट परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे हैं, उसमें तुमने एक 300 वर्ड्स का आंसर अच्छा प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब जब आपने आंसर प्रिपेयर कर लिया है, मान लो वही क्वेश्चन अगर 100 to 150 मार्क्स में 100 वर्ड्स में आ गया है, तो आपको उसे स्लिम डाउन करना आना चाहिए, ठीक है। और वही क्वेश्चन जो है अगर 600 वर्ड्स में आ गया है, तो जैसे हम लोगों ने बोला था यहां पर, कैसे बोला था कि आप फैक्ट्स वगैरह को यहां पर जो केस लॉ बता रहा था एक्सपैंड करना है कैसे, ठीक है। तो ट्राई करो कि तुम तीनों तरह के आंसर मत लिखना, ट्राई करो एक ही टाइप के आंसर लिखो 300 वर्ड्स के। और टू बी ऑन द सेफ साइड मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा ही लिखना, 350 इवन 400 भी, बिकॉज अभी जब तुम लोग लिखते हो ना तो एक आंसर 2 आंसर लिखते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जब 15 से 20 आंसर लिखने पड़ेंगे तब, हाँ, और पहला टीपीए का होगा, अगला हिंदू लॉ का होगा, उसके बाद एविडेंस होगा, फिर सीआरपीसी होगा, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आ जाएगा, फिर वापस मुस्लिम लॉ आ जाएगा। सो वहां पर ट्रस्ट मी 50% चीजें आप भूलना स्टार्ट करते हो, ठीक है। उस वक्त तो लगता है कि बस लिख दूं कुछ भी, जो भी याद है मेरे सामने लिख दूं, टाइम कॉन्स्टेंट से लेकर के और आपकी जब मेमोरी फेल करना स्टार्ट करेगी, दोनों चीजें। इसीलिए ये काम आप पहले से करके रखना, जो भी आप मेंस का आंसर लिखो उसे ट्राई टू मेंटेन इट इन ए रजिस्टर, ठीक है। और अगर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू मेक अ फोल्डर, अगर तुम प्लेन पेपर पे भी लिख रहे हो तो एक फोल्डर में लिखो, ताकि वो सारे एक जगह रहे तुम्हारे पास, क्योंकि मेंस में वो बहुत अच्छे नोट्स बन जाते हैं आपके रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए अब देखो, जब हम लोग कर सकते हो देवयानी, अब देखो मेंस में एक चीज विच इज नॉट एसेंशियल बट मैं कहता हूं कि कर लेना,
जब भी बेयर एक्ट लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है, लाइक इन दिल्ली एंड हरियाणा मेंस में तो आपको बेयर एक्ट दे देते हैं, ठीक है, आपके पास रहेगी बेयर एक्ट। वो बेयर एक्ट कॉपी करना कोई मार्क्स नहीं देने वाला आपको, क्योंकि टीचर को पता है कि आपने सीधा सीधा बेयर एक्ट कॉपी की है। इन अदर स्टेट्स लाइक यूपी, एमपी, राजस्थान, अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख करके आओगे तो टीचर आपकी मेमोरी से भले ही इंप्रेस्ड होगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग से इंप्रेस्ड नहीं होगा। सो इट विल हार्डली मेक एन इफेक्ट। हाँ, अगर आपने मेमोरी बेस्ड भी अच्छा लिखा है और फिर एक्सप्लेनेशन भी अच्छी दी है, दैट विल मेक अ गुड इंप्रेशन। बट याद रखना कि पूरी पूरी बेयर एक्ट जो है वो अवॉइड करना लिखना, ठीक है। बेयर एक्ट में ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड्स, ठीक है, या फिर अगर आपको बेयर एक्ट की कोई एक लाइन अगर आपको निकालनी है तो वो बीच वाला पार्ट जो है ट्राई टू राइट इट लाइक दिस। जैसे आप हमेशा कोट्स में लिखोगे, जो भी अगर आप लोग मान लो 4-5 वर्ड्स यूज कर रहे हो बेयर एक्ट के, दे मस्ट ऑलवेज बी इन कोट्स, ठीक है। और ट्राई करो डॉट्स लिखने का, पहले डॉट्स लिखो, फिर जो आपको वर्ड लिखने वो लिख दो और एंड में फिर से 3 डॉट लगा देना। नॉट एसेंशियल बट अगर आप करोगे इट मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज हाँ कोट्स में हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज वहां पर पता चल जाए कि आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज यूज की है, ठीक है। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह पढ़ोगे, हाई कोर्ट की जजमेंट भी पढ़ोगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज हमेशा कोर्ट्स में होती है, हमेशा सेपरेटली होगी कोर्ट्स में। और वो लोग तो पूरा पूरा बेयर एक्ट रिप्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जहां पर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करना चाहते हैं वो हमेशा कोट्स में और डॉट्स के पहले 3 डॉट और आगे 3 डॉट। ये डॉट्स क्या बताते हैं कि इससे पहले भी कुछ है बेयर एक्ट में बट मैं वो यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, और इसके बाद भी कुछ है बेयर एक्ट में बट मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बस इससे थोड़े से मतलब है। जैसे अगर मान लो रेस जुडिकाटा में हम लोग पढ़ते हैं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, अब मुझे यही यूज करना है, मुझे पूरा सेक्शन 11 नहीं यूज करना, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। इन इशू, और ये लिखने के बाद 3 डॉट्स और फिर कोट्स, ऐसे करूंगा, ठीक है। वन एग्जाम्पल, तो बेयर एक्ट पूरा पूरा मत यूज करना, ट्राई टू फिगर आउट द कीवर्ड। जैसे मैं तुम लोगों को बेयर एक्ट में अंडरलाइन भी करवाता रहता हूं, ये अंडरलाइन करो, यहां अंडरलाइन करो, कई लोग करते हैं, कई लोगों को लगता है कि सर को बोलने दो, ठीक है, वो यहां पर मेंस में काम आता है वही कीवर्ड्स, ठीक है। तो बेयर एक्ट लैंग्वेज का यूज ये है। अब देखो, अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टेट की बात करें, मेंस एग्जामिनेशन में देयर विल बी नॉट वन पेपर, ऐसे आपके कई सारे पेपर्स होंगे, ठीक है। अब उसमें लैंग्वेज पेपर भी होते हैं, कई जीएस पेपर्स भी होते हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सब्सटैंटिव एंड द प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का पेपर ऑलमोस्ट ऑलवेज सेपरेट होगा, ठीक है, याद रखना, जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस से आपके क्वेश्चंस आते हैं। सब्सटैंटिव लॉ का अलग होगा। जैसे दिल्ली में मेनली हम लोग 3 पेपर फोकस करते हैं, एक क्रिमिनल लॉ का आता है, एक सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 कहने के लिए, लेकिन वो सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 में कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, ठीक है। अब एक काम करना, जो भी तुम्हारा मेन टारगेट हो, लाइक फॉर मी इट वाज यूपी के बैक ईयर के पेपर्स तो आपको करने ही है। ट्राई टू फाइंड आउट ऐसा पेपर जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दिए हो स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, यूपी मेंस में जो प्रोसीजरल लॉ का पेपर होता है, राइट, इसमें क्वेश्चंस आते हैं सीपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूं बिकॉज आप प्रिपेयर तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट पूरी प्रिपरेशन का पर्पस क्या है, वो एग्जामिनेशन में आप कैसे आंसर्स लिख पाओगे, और मेंस की इंपॉर्टेंस हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया था, इस पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देयर मस्ट बी अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें से एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, यहां पर वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। देन सीपीसी इज इन सेक्शन ए, सीआरपीसी एक्चुअली सेक्शन सी है, बट चलो यहां सेक्शन बी मान लेते हैं, एंड देन द एविडेंस एक्ट इज सेक्शन सी। एक क्वेश्चन कंपल्सरी है आपको यहां से करना है और टोटल 5 करने हैं, जिसमें कि
एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक सीपीसी, एक सीआरपीसी और एक एविडेंस आपको करना ही है। ओवर टोटल आपके 4। अभी भी आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है। नाउ दैट इज योर चॉइस कि आप सीपीसी में करना चाहते हो, सीआरपीसी में, या फिर एविडेंस में, ठीक है। दैट इज अ फॉर्मेट। तो टोटल 5 करने हैं, 1 इज कंपल्सरी एंड द रेस्ट 4 क्वेश्चंस आप इन तीनों में से करोगे, जिसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आई डिड, मैंने सोचा कि ओके सीपीसी एंड सीआरपीसी काफी बड़ा है, एविडेंस छोटा है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 क्वेश्चन एविडेंस से करूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस यहां से और एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से। ये हो गए मेरे टोटल 5, क्योंकि कंपलसरी वाला तो करना ही है, सभी को करना है। अब देखो, जब एग्जामिनेशन हॉल में मैंने एंटर किया, मैंने ना कंपलसरी वाला पेपर देखा, ना सीपीसी, ना सीआरपीसी। सबसे पहले मैंने एविडेंस के क्वेश्चंस उठाए, और क्योंकि मेरा पहले से टारगेट मैंने बना लिया था, तो मैंने जाते ही पहले एविडेंस के आंसर अपने अच्छे से जो प्रिपेयर करके गया था वो लिख दिए। क्योंकि जितनी बार में मैं सीपीसी एक बार पढ़ूंगा, उतनी देर में एविडेंस 3 बार पढ़ जाऊंगा, राइट। तो एग्जाम से एक रात पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एविडेंस रिवाइज किया था, और जाते ही मैंने यही टारगेट किया। बिकॉज देखो, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। कंपलसरी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सबके लिए अननोन ही है वहां पर। ये वाले के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत वास्ट है, कहां से क्वेश्चन आएगा, मे बी आपने वो टॉपिक ना प्रिपेयर किया हो, राइट। लेकिन यहां पर मुझे पता था कि ये टॉपिक्स मैं प्रिपेयर करके जा सकता हूं, ठीक है। दिस वॉज माई स्ट्रेटजी फॉर यूपी मेन्स। ऐसे ही तुम लोगों को अपने अपने मेन टारगेट की स्ट्रेटजी बना लेनी है, ठीक है। अब यूपी के लिए तो मैंने किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो अगर गूगल वगैरह करोगे, स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें ये चीज लिखी होती है। एंड दिस इज ऑफन द थिंग पीपल इग्नोर। लोग जाते हैं पहले कंपलसरी वाले में टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि वो क्वेश्चन एकदम ही नया होता है उनके लिए, ठीक है। यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, जैसे यूपी में की बात कर लो तो प्लेन ड्राफ्ट करने के लिए, डब्ल्यूएस ड्राफ्ट करने के लिए चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन यहां पर आता था, ठीक है। अब वो एकदम नई सिचुएशन है, मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसमें लीगल प्रिंसिपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देखना पड़ेगा। बट उससे जितना मैं वहां पर करूंगा उतने में मैं यहाँ 2 क्वेश्चन अपने फिनिश कर लूंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई डिड। इसीलिए तुम लोगों से कह रहा हूं कि जो भी तुम्हारा मेन टारगेट हो, बैक ईयर के क्वेश्चंस तो देखना ही, इंस्ट्रक्शंस भी देखना। ऐसा नहीं है कि देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर 12 होते हैं, तुम्हें 12 में से 5 ही करने हैं, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि अब देखो, जब मुझे पता है कि मुझे एविडेंस से 2 क्वेश्चन करने हैं, जब मैं पढ़ भी रहा हूं तो ज्यादा फोकस कहां रखूंगा, एविडेंस पे ही रखूंगा। सीपीसी सीआरपीसी अच्छा रखूंगा, बट मुझे पता है कि एक ही तो करना है, कुछ ना कुछ तो मुझे आता होगा वहां पर, जब मुझे एक ही करना है वहां पर से, ठीक है। तो यही चीज कह रहा हूं, जो भी है, जिनका एमपी है या दिल्ली है, राजस्थान है, कुछ भी, इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेना कि तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, और स्टार्टिंग से ही इसी पैटर्न पे अपना पढ़ते रखना, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है। मैंने एक्चुअली उल्टा किया। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस डू, 80 to 90% लोग, हम लोग यही करते हैं। बट वो क्वेश्चन नंबर 1 टाइम बहुत आपका ले जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मार्क्स भी आप नहीं फेच कर सकते, बिकॉज प्लेन ड्राफ्ट करना या डब्ल्यूएस ड्राफ्ट करना, चार्ज फ्रेमिंग बहुत इजी नहीं होता। लेकिन अब ठीक है, इजी ये भी नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। यहां पर भी मुझे एटलीस्ट पता है कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है। यहां पर आई एम नॉट सो श्योर, तो जहां पर मैं श्योर नहीं हूं, मैं वहां पर अपना टाइम स्टार्टिंग में वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने एंड में आधा घंटा इसके लिए अलग से रख दिया था कि जो भी आधे घंटे में जो भी हो सकेगा मैं वो कर दूंगा। और ये जस्ट 1 एग्जाम्पल कि तुम लोग भी अपने लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना लेना, अपना जो भी तुम्हारा हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी का भी। छत्तीसगढ़ का मेंस इज मोस्ट वियर्ड, क्योंकि वहां पर मेंस में सिर्फ 2 जजमेंट्स लिखनी होती है, दैट इज इट, और 2 ट्रांसलेशन आती है छोटी छोटी। लेकिन हाँ, यूपी में देर आर टोटल ऑफ 6 पेपर्स जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, एंड द एग्जामिनेशन हैपेंस ओवर अ कोर्स ऑफ 3 days, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में पेपर खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको 2 जजमेंट ही लिखनी होती है, एक सिविल में और एक क्रिमिनल में। लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर ही 4 पेज का होता है। एक सिविल का जो सिचुएशन दिया होगा वो 4 पेज में सिचुएशन दी हुई है। अब वो सिचुएशन पढ़ करके पहले आप प्लेन ड्राफ्ट करोगे, फिर उसी की डब्ल्यूएस भी ड्राफ्ट करनी होती है, फिर आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं, एंड देन आपको जजमेंट लिखनी पड़ती है, ठीक है।
तो छत्तीसगढ़ इज द मोस्ट वियर्ड वन। कहने के लिए दो जजमेंट है, लेकिन वो दो जजमेंट लिखने में ही 1.5 घंटा एक में और 1.5 घंटा एक में पूरा टाइम आपका वही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट समझ में आया। अपनी स्ट्रैटेजी पहले से ही बना लेना, ठीक है। बिगिन मतलब सबसे बढ़िया, अब देखो बेस्ट मेरा सीआरपीसी है, माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। बट मुझे एग्जामिनेशन निकालना था, अपना बेस्ट नहीं दिखाना था वहां पर, इसीलिए मैंने एविडेंस चूज किया। मेंस तो क्लियर हो गया था, इंटरव्यू में बाहर हो गया मैं, ठीक है। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना, नॉट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। देखना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था सीआरपीसी, एविडेंस भी स्ट्रांग था, ऐसी बात नहीं है, बट एविडेंस छोटा था। जितनी देर में मैं सीआरपीसी एक बार रिवाइज करता, उतनी देर में एविडेंस में 3 बार रिवाइज कर जाता, एंड दैट वाज द पॉइंट। स्ट्रांग की बात नहीं है, एग्जाम में अप्रोच की बात है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच ये देखो कि एग्जाम में तुम्हारे लिए इजी क्या पड़ेगा, क्या कन्वीनियंट हो, क्या टाइम सेविंग होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो 3 घंटे तुम्हारी पूरी जो तैयारी है वो इसी 3 घंटे में दिखेगी, और वो 3 घंटे के लिए तुम्हें साल भर प्रिपेयर होना पड़ता है। और साल भर जो प्रिपरेशन है सिर्फ पढ़ने से अगर होता तो सबका हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, लाइक लिटरली बहुत लोग मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए सूटेबल है वो आप खुद बनाओगे। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। कई लोगों के लिए ऑल्दो एविडेंस अच्छा है लेकिन उन्हें सीआरपीसी ज्यादा पसंद है, ओके गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो, गो फॉर इट, बिल्कुल आप जाओ। अगर आपको लगता है सीपीसी तो ठीक है, अगर ज्यादा महारथी बने हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आपकी बन जानी चाहिए, ठीक है। हरियाणा में देखो, हरियाणा में गड़बड़ क्या होती है, आप क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने यहां पर ये दे रखा था, जैसे यूपी में इट्स क्वाइट सिंपल कि आपको क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे, ठीक है। हरियाणा में आपको क्वेश्चंस प्रिंटेड नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस में ही लिखने पड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 30 लिख दिया, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के सारे क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में ही लिखने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप स्पेस छोड़ सकते हो उसके लिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ये अभी नहीं करूंगा, ये एंड में लिखूंगा, वो काम आप नहीं कर सकते हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा बिकम्स अ बिट वियर्ड, बिकॉज जो नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस कम छोड़ दी, तो बाद में अगर मान लो कुछ लिखना हुआ तो लगेगा कि लो स्पेस तो है ही नहीं यहाँ पर, और अगर ज्यादा छोड़ दी तो ऐसा लगेगा कि बाद में जो लिखना था आंसर जिसमें, वहां पर स्पेस कम पड़ गई मेरे लिए, ठीक है। इसीलिए हरियाणा थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, हरियाणा में आपको क्वेश्चन नंबर्स जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। कभी 15 भी हो सकते हैं, 20, 25, 30 तक भी हो सकते हैं, ऐसा भी हुआ है। कम होता है लेकिन हुआ है। ये याद रखना कि ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेजेस जब तक हम लोग देते थे, मैंने तो दिया नहीं हरियाणा का कभी, बट मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, उस टाइम पे 38 to 40 पेजेस मिलते थे। बट इस बार जो हरियाणा का मेंस हुआ है, उन लोगों ने पेजेस बढ़ा दिए, 52 कर दिए हैं इस बार। तो नंबर ऑफ पेजेस पे ध्यान रखना, ठीक है। अब अभी तक तो 2 ही हुआ है, या तो 40 है या 52 है, तो तुम लोग उसी हिसाब से अपना देखना कि मुझे कितने आंसर्स मैं लिख सकता हूँ। और जो स्पेस छोड़ने की बात आती है, दैट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरे आंसर्स लिखने की। पूरे आंसर्स मतलब पूरा पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई आंसर अगर नहीं आ रहा है तो स्पेस छोड़ने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी वहां पर क्या होती है, इनफैक्ट अगर मैं दे रहा होता तो मैं क्या करता, मैं पहले श्योर हो जाता कि मुझे इस पर वापस आकर के लिखना है या नहीं है। अगर मुझे लगता कि मुझे कुछ भी लिखना है, मैं अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ देता। अगर मुझे लगता कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से आया है, तो मैं 3-4 लाइन छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाता, बिकॉज मुझे पता है कि जब मुझे इस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है तो मैं क्यों स्पेस छोड़ूं इस पर। तो 2 चीज़ें हैं हरियाणा में, नंबर ऑफ पेजेस पे ध्यान देना, बिकॉज स्पेस कितनी छोड़ोगे आपको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। एंड सेकेंडली कि ज़्यादा स्पेस तभी छोड़ना जब तुम्हें लगता है कि एटलीस्ट मैं कुछ तो लिख सकता हूँ इस पर, तभी, वरना से ज़्यादा स्पेस मत छोड़ना, ठीक है। चलो, एनी मोर क्वेश्चंस? सर प्लीज टेल अबाउट वेस्ट बंगाल जुडिशरी। सेम थिंग गार्गी, नथिंग डिफरेंट। और यहाँ पर
बंगाली में बात करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तुम्हार कोथा क्यों सुनबे ना, प्राण छेड़ दो। तुम्हारी कोई कभी सुनेगा नहीं, प्राण छोड़ दो, यही मतलब है इसका। राधे तलाक। हाँ मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना। हाँ हरियाणा में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, देयर इज नो ऑप्शन, हरियाणा में सारे कंपलसरी होते हैं। नहीं यूपी में आपको शीट दी होगी तो आपके मन पे है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यूपी में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो आंसर बुकलेट में पीछे अटैच होगा क्वेश्चन पेपर, जो कि डिटैचेबल होता है, आप अलग कर लो, वो 3 पेज का होता है और उसमें सारे क्वेश्चंस एक जगह होते हैं। आप पहले ही क्वेश्चंस पढ़ करके देख लो कि मुझे कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, और आप वहां जाकर के पेज नंबर वो ढूंढ करके निकाल सकते हो और फिर वो वाला आंसर पहले कर सकते हो जो आपको पहले आता है। जरूरी नहीं कि आप ये करो। ये मैंने बताया था कि स्पेस कॉन्स्ट्रेंट होती है, तो ये याद रखना। और A4 साइज शीट पे जब आप प्रैक्टिस करो प्लीज मेक मार्जिन। वैसे तो यहाँ पर हम लोग ने वो किया है, मार्जिन वगैरह बना करके देते हैं, और ऊपर में और नीचे में भी स्पेस छोड़नी होती है। यहाँ पर तो बॉक्स बना होता है वो पूरा, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इनफैक्ट यहाँ पर किसी भी फोटोकॉपी शॉप पे जाओगे ना, उनके पास यूपीएससी मीन्स के रजिस्टर होते हैं ऐसे आंसर राइटिंग के। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा भी है, वो लेकर के आते हैं। आप उसी में, हाँ आप उसी में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे रजिस्टर्स मेंटेन किए थे जो कि मेंस में मुझे बहुत काम आए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे नोट्स बन गए थे मेरे लिए। ठीक है, तो आप जो चाहे वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ हरियाणा इस अजीब बन जाता है, डिपेंड करता है निधि, निधि वो डिपेंड करता है, इट्स नॉट सो। अब देखो अब जो नया आ गया है, जैसे अब पहले क्या होता था, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब इन लोगों ने 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछना बंद कर दिए, ऑलमोस्ट नहीं आते। दिल्ली में आते हैं, जैसे देखो जैसे तुम लोगों का क्वेश्चन था कि सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो ये तो वो है जीएस है, ये भी जीएस ही है, रुको, हाँ ये भी इंग्लिश है, रुक जाओ कौन सा है, राइट। यहां पर देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है टीपी वालों, जो लोग टीपी पढ़ रहे हैं, सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद भी यहां पर देखो सोगा जिन लोगों ने पढ़ा है, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने किया वैसे ही, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, वैसे ही। अब देखो जैसे ही यहां पर देखो तलाक में भी, मुस्लिम लॉ में तलाक जो आप पढ़ते हो, और कितने मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है, 10-10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के हैं तो कितना लिखोगे, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन अब आगे जैसे ही पढ़ोगे, अब ये क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो इसने यहां पर ऑप्शन भी होते हैं, देखो क्या किया है, अंडरलाइन किया है। ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली आई थिंक लिमिटेशन का है, किसका है ये, नहीं मेंटेनेंस का है। देखो जितने लोगों ने लिमिटेशन वगैरह पढ़ा है, अंडरलाइन करना, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपको अच्छे से पढ़ना, कितना अमाउंट है, और लिमिटेशन वगैरह जहां कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां तो आपको डेट भी अंडरलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है उसके लिए। जितने लोगों ने मेरे से सीपीसी पढ़ा है, तुम लोग, मनुष्का तुम लोग की क्लास में तो मैंने दिखाया था ना शायद पेपर ये वाला। ठीक है, देखो यहां पर है, अब ये देखो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 20 प्लस मार्क्स में आप आराम से 15-20 मिनट्स लगाना, बिकॉज मार्क्स फेचिंग होते हैं ये। ठीक है, अब देखो यहां पर ये, हाँ सिविल लॉ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपेल, प्राइमरी सेकेंडरी। देखो यहां से फॉरेन जजमेंट्स, तुम लोग को याद है जितने लोगों ने सीपीसी पढ़ा है, फॉरेन जजमेंट एकदम सीधा सीधा हम लोग करते हैं। और उसके साथ ही मैं लिमिटेशन जितने लोगों ने पढ़ा है, सेक्शन 14(3) याद है, ऑर्डर 23 रूल 2 से एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, नहीं याद है अभी तुम लोग का नहीं हुआ है। अच्छा जितने लोग, खैर सीपीसी जिनका हुआ है, ऑर्डर 7 रूल 11 याद है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग बार्ड बाय लॉ। वही पहले उसने क्या किया, अब देखो यहां पर द एग्रीमेंट टू सेल, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, राइट, agreement to sell was neither stamped nor was it registered under the registration act of 1908। ठीक है, तुम्हें वहां पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है और बता देना है कि नहीं इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है,
ठीक है, तो ये ऐसे ही करना है तुम लोगों को। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, प्लीज डिस्कस द लॉ, मैंने सिचुएशन दे दी, एंड डिसाइड द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ए फॉर रिजेक्शन ऑफ सूट एज टू वेदर सूट इज बार्ड बाय लॉ और नॉट बाय गिविंग रीजंस। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, फैक्ट्स पर दिखाओ कि यही लॉ अप्लाई होता है, एंड देन गिव योर डिसीजन, और वो भी डिसाइड द एप्लीकेशन, तो एंड में एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड और लायबल टू बी ग्रांटेड, वो हमेशा होना चाहिए। ठीक है, सीपीसी वालों ऑर्डर 2 रूल 2 याद है? ऑर्डर 2 रूल 2 सेक्शन 12 के साथ नहीं याद आ रहा है, सब भूल गए याद आ रहा है कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? जितने भी मार्क्स, ये दिल्ली का है, जितने भी मार्क्स का हो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 से कह रहा हूं। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्रिमिनल में ही देखो, क्रिमिनल में पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बोथ ऑफ देम, जैसे जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आए, देखो कितने, देखो यहां पर सिचुएशन दी हुई है। अब सिचुएशन में उन लोगों ने जो भी दिया, जो भी चीज अंडरलाइन किया है यहां पर, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज पूरा पढ़ के सारे लीगल प्रिंसिपल्स, इसीलिए। ठीक है, चलो अब तुम लोग, अब नेक्स्ट क्लास कौन सी?